लेक्चर नंबर 15। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में एक जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो उस डाइपोल के पास में टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले ये समझिए, एक प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो है मैंने एक डाइपोल को ऐसा रखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला जो पेन आपको दिख रहा है ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग इसको मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में थीटा नाम का जो है वो एंगल बनाया हुआ है। इसने थीटा नाम का एंगल जो है इसके साथ में बनाया हुआ है। जब इसके ऊपर ये जो है हमारे पास में जो रबर मैं जिसको बोल रहा हूँ ये मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और ये मेरे पास में जो कैप है इस पेन की ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, इस डाइपोल को नीचे की तरफ मूव कराएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज इक्वल रबर जो है वो इस डाइपोल को ऊपर की तरफ मूव कराएगा। और ये डाइपोल जब नीचे की तरफ मूव करेगा इस साइड से और इस साइड से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास में ऐसा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा सीधा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो डाइपोल है ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो गया है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा समझिए, जब ये डाइपोल ऐसा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा और ये डाइपोल हमारे पास में ऐसा हो गया। अभी तो यदि ये डाइपोल ऐसा हो गया तो हमने बोला कि अभी ये डाइपोल जो है स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि अभी इसके आगे जो है इस डाइपोल का जो मोमेंट है वो होगा, लेकिन अभी दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, एक दूसरा केस समझिए, ये जो डाइपोल है इसका अभी पॉजिटिव चार्ज ये था और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो हमारे पास में इधर से लेके इधर है। मैंने क्या किया, इस डाइपोल को उठा के ऐसा पुट कर दिया, मतलब कि अभी पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज है इधर आ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वैसी की वैसी हमारे पास में। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास में बन जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हो गए तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये हम लोगों ने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा तिरछा रखा, ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज था कैप वाला, और जो ये रबर वाला था ये मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, रबर वाले को जो है मैं नेगेटिव चार्ज जो है उसको मान लेता हूँ। तो अभी जो नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शंस में, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगा हमारे पास में, इधर से लेके इधर मूवमेंट कराएगा। तो यदि दोनों फोर्सेस अपना अपना काम करेंगे तो ये डाइपोल जो है अभी ऐसा ना रह के ये मूव करेगा, और ये मूव करते करते ऐसा मूव करेगा। ठीक है, तो यदि ऐसा मूव करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं था, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो डाइपोल के लिए हमारे पास में ये जो सिचुएशन बनी थी, ठीक है, जिससे वो खुद को ऐसा रोटेट करा के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आना चाहता है, तो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी विल कॉल डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम या अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बात कर सकते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि डाइपोल जो होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे होगा और माइनस क्यू चार्ज है वो इस पॉइंट पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी नाम की जो है हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जिसके ऊपर ए पॉइंट पे माइनस का क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लस का क्यू चार्ज है। तो उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, इस डाइपोल को 0 डिग्री से, मतलब थीटा 0 डिग्री से कुछ एंगल पे मुझे इसको उठाना है। तो यदि मैं 0 डिग्री से कुछ एंगल पे मैं इसको उठाऊंगा तो वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण
इस डायपोल की जो पोजीशन है वो अभी इस जैसे डायग्राम में दिखाई जा रही है, इस डायग्राम जैसी उसकी पोजीशन हो जाएगी। यदि इस डायग्राम जैसी उसकी पोजीशन हो जाएगी तो हम लोग ये जानते हैं कि ये इसके जो ओरिजिन से, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके इस ओरिजिन से यहाँ तक पहुँच गया, मतलब उसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। उस डायपोल के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके एक डायपोल कितना वर्क डन कर सकता है वो हम लोगों को इसमें कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखिए, हम लोग ये जानते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए डायपोल बाय द पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसकी एक पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रही होंगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस डायपोल के पास में टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोग को कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक डायपोल जो है उसको मैं मूव करा रहा हूँ। पहले डायपोल यहाँ पे 0 डिग्री पे था क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 थी। अभी डायपोल मूवमेंट किया और डायपोल 0 डिग्री से पहुँच गया थीटा डिग्री पे। ठीक है, थीटा डिग्री जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए डायपोल पहुँच गया यहाँ से 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री पे। तो जब डायपोल यहाँ से 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री पे पहुँचा होगा तो हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जब डायपोल 0 डिग्री से थीटा डिग्री पे पहुँचेगा तो उस कंडीशन में इस डायपोल ने कुछ रोटेशनल मोशन किया होगा या कुछ टॉर्क जनरेट किया होगा, क्योंकि ये डायपोल जो है रोटेशनल मोशन कर रहा है, ना कि लीनियर मोशन कर रहा है। लीनियर मोशन कर रहा होता तो ये आगे बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये जो डायपोल है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, टॉर्क जनरेट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जब एक डायपोल मूवमेंट करता है तो टोटल कितना टॉर्क जनरेट होता है। तो टोटल कितना टॉर्क जनरेट होता है हम लोग पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किए हैं, जो आता है हमारे पास में टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। अब इस डायपोल के अंदर 0 डिग्री से मूवमेंट करा के थीटा डिग्री तक ले जाने पे इस डायपोल ने इतना टॉर्क जनरेट किया। ठीक है, तो यदि मुझे इसी डायपोल को थोड़ा सा और मूवमेंट करना है, मतलब कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और कराना है, मतलब कि स्मॉल टॉर्क और जनरेट करना पड़ेगा। और यदि स्मॉल टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा तो मुझे उस डायपोल के ऊपर स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू make a small amount of work done in rotating the dipole through a small angle that is equal to d theta. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग डी थीटा क्यों निकालना चाहते हैं। हम लोग तो एक ही बार फोर्स लगा दे और टोटल रोटेशनल मोशन निकाल लेते हैं। तो जो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कैलकुलस मेथड ये कहता है कि हो सकता है किसी जगह पे डायपोल का जो रोटेशनल मोशन वो डिफरेंट हो सकता है, किसी जगह पे उसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, किसी जगह पे डिफरेंट हो सकती है। तो यदि वेरिएशंस ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएशंस को ओवरकम करने के लिए उन एंगल्स को हम लोग इतने स्मॉल एंगल्स में चेंज कर लेते हैं कि जब एक एंगल से दूसरा एंगल बनेगा तो हमको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए टोटल एंगल 360 है, तो हम लोग 360 को एक काम करते हैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या होगा, एक डिग्री से जब 2 डिग्री पे जाएंगे तो इतना स्मॉल चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग उस चेंज को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 360 जो टोटल था उसको डी थीटा में क्या बोलते हैं, इतने एंगल्स में हम लोगों ने उसको बांट लिया है। ठीक है, और उस डी थीटा को आखिरी में ले जाके हम लोग सबका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल जो रोटेशनल मोशन होगा, टोटल टॉर्क होगा उस डायपोल के अंदर वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में डी डब्ल्यू जो है वो दैट इज स्मॉल वर्क डन। ये स्मॉल वर्क डन क्यों आया हमारे पास में, क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट द स्मॉल टॉर्क एंड उस स्मॉल टॉर्क की वजह से जो थीटा चेंज हो रहा है उस थीटा की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में ये होती है, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये हमारे पास में स्मॉल वर्क डन आ गया एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, या कहेंगे एक स्मॉल से टॉर्क चेंज होने का। बट वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, कि हमें उसके डायपोल के ऊपर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसको कंप्लीट टॉर्क जनरेट करने के लिए। तो टोटल वर्क डन काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन सबको जो हमको दिया हुआ है उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यदि इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने का एक तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, कि जब चीज़ों को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये स्मॉल वर्क डन है,
इन स्मॉल स्मॉल वर्क डन हमारे पास में जितने भी स्मॉल वर्क डन आएंगे उन सबको हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन करना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा यह है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, तो हमने बोला कि हम लोगों ने थीटा को थीटा 1 से हम लोगों ने शुरू किया है और उसको हम लोग थीटा 2 तक लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि यदि एक कंप्लीट रोटेशन कराना है तो मैंने 0 डिग्री से शुरू किया और मैं उसको 360 तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा 1 जो हो सकता है वो 0 हो, और थीटा 2 जो है वो हमारे पास में 360 हो सकता है। लेकिन एक डायपोल का मैं हाफ रोटेशन कराना चाहता हूँ, थीटा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और थीटा 2 मेरे पास में 180 हो जाएगा। यदि मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल का 90 डिग्री के ऊपर रोटेशन कराना चाहता हूँ, वन फोर्थ, तो थीटा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और थीटा 2 जो है मेरे पास में 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे थीटा 1 टू थीटा 2 जो है उस डायपोल को हम लोग चेंज कराना चाहते हैं। थीटा 1 जो उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, थीटा 2 जो है उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, जहाँ तक हम उसको टॉर्क जनरेट कराना चाहते हैं, जहाँ तक हम उस डायपोल के ऊपर वर्क डन करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट है वो कांस्टेंट है, दोनों को हम लोगों ने बाहर ले लिया, क्योंकि कैलकुलस मेथड ये कहता है जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कोस ऑफ थीटा। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास में थीटा 2, लोअर लिमिट है थीटा 1, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दी। तो टोटल वर्क डन जो हमारे पास में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब मेरे पास में वर्क डन के कारण क्या क्या सिचुएशन चेंज होंगी, कहाँ पे डायपोल की जो टॉर्क हो मैक्सिमम होगा, कहाँ पे डायपोल का टॉर्क जो हो मिनिमम होगा, कहाँ पे वर्क डन लगाना है, कहाँ पे वर्क डन नहीं लगाना है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो स्पेशल केस में देखिए ये हमारे पास में वर्क डन आ गया P इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा 2। स्पेशल केस की हम लोग बात करते हैं जब हमारे पास में डायपोल जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जब डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी 0। तो इस केस में हमारे पास में चेंजिंग हो जाएगा 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, चेंजिंग हो जाएगा 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। तो एक इनिशियल वैल्यू तो हम लोगों को पता है जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनिशियल वैल्यू थीटा जो हम लोगों को पता है 0 डिग्री होगा। लेकिन जब वो डायपोल, भाई ऐसा समझिए कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अलोंग ही क्या है मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास में दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और जो इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों के बीच में थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। लेकिन यदि ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो आगे मैं डायपोल को 90 डिग्री पे रोटेट करा रहा हूँ, 180 पे लेके जा रहा हूँ, 360 पे लेके जा रहा हूँ, वो तो मेरे पास में अननोन है। तो यदि वो अननोन है तो वो वैल्यू क्या रह जाएगी, एज इट इज मेरे पास में थीटा ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री टू थीटा डिग्री तक हम लोग बात करते हैं। तो 0 से थीटा डिग्री तक वर्क डन आ जाएगा P कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2। जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था कोस ऑफ थीटा 1 हमारे पास में है 0 डिग्री, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आ जाएगा 0। कोस ऑफ थीटा 2 की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया है थीटा, क्योंकि हम लोग मूवमेंट कराना चाहते हैं 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, तो ये आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कोस ऑफ 0 क्या होता है 1, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा W इक्वल टू पी 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा। दूसरा, मान लीजिए जब मेरे पास में दिस इज द सिचुएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसको रख दिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है वो रख दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ, मतलब कि इनिशियल सिचुएशन जो थी मेरे पास में वो थी 0 डिग्री, अभी जो फाइनल सिचुएशन हो गई दैट इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 2 हो गए मेरे पास में 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा P कोस ऑफ थीटा 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा 2। कोस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे 0, कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 90, और कोस 90 हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा PE। मतलब कि जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास में राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ऑन दैट टाइम वर्क डन विल बी मैक्सिमम, ऑन दैट टाइम टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक
फील्ड। तो आप लोग जो है ये एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँगा ये चीज़ें अच्छे तरीके से। वैसे तो बेटा जब तक आप लोग बुक नहीं उठाओगे और उसके अंदर से नहीं पढ़ोगे, तब तक सिर्फ जो एक टीचर का पढ़ाया हुआ एक नोट्स जो काफ़ी नहीं रहते हैं। तो यू नीड टू पिक अप योर बुक and you need to study your book, and whenever you will study your book and you will face any kind of the any problem, any sentence that you are not getting, yeah, you are not understanding what is writing there in the sentence, then you can ask me, you can message me, okay? तब तक जो है आप इसको पढ़िए। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।